हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी कि यहाँ से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। साथ साथ में दोस्तों आपको लगे हाथ याद भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आसान शब्दों में आपको समझा देंगे, बस आपको यहाँ पे देखना है और देख के ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए कितने आसान शब्दों में जो मैं आपको समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, अथवा करके इसी सवाल को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यष्टि या सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, यानी हम व्यक्तिगत जो स्तर पर होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे एक उद्योग हो गया, एक फर्म हो गया, एक वस्तु हो गई, एक बाजार, एक व्यक्तिगत आय, एक उत्पादन के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अगर इसको एक लाइन में समाप्त करना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बस आप एक लाइन लिख देंगे तभी आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का वर्णन कीजिए। हर देश की अर्थव्यवस्था होती है, उसकी एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। वो सेंट्रल प्रॉब्लम यानी जो है केंद्रीय समस्या क्या है उसके बारे में वर्णन करना है। तो देखिए आसान शब्दों में आपको समझा देंगे। पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये पहली बड़ी समस्या है। किस वस्तु को उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, एक बहुत बड़ी समस्या सामने निकल कर आती है। अभी आपको डिटेल में समझा देंगे, बस आप पहले देख लीजिए एक बार। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा पॉइंट है, इन वस्तुओं के उत्पादन जो है किसके लिए किया जाए, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो सवाल दोस्तों यहाँ पे कि उत्पादन कैसे जो है मतलब उत्पादन कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, एक केंद्रीय समस्या है यहाँ पे। तो मैं अगर आपको एक लाइन में समअप करना चाहूँ इस बात को तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी लगाते हैं। ठीक है, आप कोई कंपनी लगाते हैं तो कंपनी जब लगाने से पहले आपके मन में यही होता है कि उत्पादन किया जाए। ठीक है, उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि हमें पहले ऐसा नहीं कि हम उत्पादन करते जाएं और सामान बिके ही ना, तो हो सकता है कि हमारा कंपनी खुलने से पहले बंद हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि उत्पादन किया जाए तो कितनी मात्रा में किया जाए, कितना प्रोडक्शन किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे है। ठीक है, तो जब आप कंपनी लगाएंगे तो सबसे पहले मन में सवाल ये होता है कि हम अगर किसी वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, मान लो हीरो कंपनी है। ठीक है, हीरो कंपनी है। हीरो कंपनी अब चाहे कि जो है कम बाइक बनाती जाए, लेकिन अगर मार्केट में ना बिके तो क्या उसका बनाने से कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कितनी मात्रा में किया जाए उसका एक जो है उनके पास आंकड़ा होता है, डाटा होता है कि एक दिन में आपको कितनी बाइक बनानी है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। तो कितनी मात्रा में किया जाए ये भी समस्या होती है क्योंकि हमारे पास कोई डाटा होता नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। जब हम कोई कंपनी लगाते हैं, ठीक है, कोई कंपनी लगाते हैं तो वस्तु को उत्पादन कैसे किया जाए एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि शुरू में उतनी जानकारी होती नहीं है, तो पहले शुरुआत में समस्याएं होती हैं। अगर आप भी कोई दुकान खोलते हैं तो दुकान खोलने से पहले यही सोचते हैं कि जो है किस चीज़ की दुकान खोला जाए, है ना, यानी उत्पादन किस चीज़ का किया जाए। तो दुकान खोलने का मतलब ये किस चीज़ का दुकान खोला जाए और दुकान कहाँ खोला जाए, है ना, कितनी मात्रा में खोला जाए, कितनी मात्रा का मतलब कितना बड़ा रहे हमारा दुकान, तो ये सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। आपकी दुकान पे कौन से कस्टमर आएंगे, मेल आएंगे, फीमेल आएंगे, बच्चे आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, कौन आएंगे या सब आएंगे, तो किसके लिए किया जाए ये भी हमें चयन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए बहुत सारे जैसे लेडीज़ दुकान होते हैं, जेंट्स दुकान होते हैं, बहुत सारे बच्चों का सिर्फ दुकान होता है, खिलौने भरे होते हैं या फिर बच्चों कपड़े भरे होते हैं, बच्चों के सामान होते हैं, तो आप किसके लिए करना चाहते हैं ये भी तो चयन करना पड़ेगा। तो समस्याएँ ये 3 समस्याएँ हैं। अगर इसको जो है एक निचोड़ में अगर आपको बताऊं तो बस आप इतना समझ लीजिए कि उत्पादन अगर करते हैं तो किस वस्तु का किया जाए,
कितनी मात्रा में किया जाए और कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको समझना जरूरी है और यही क्वेश्चन मार्क जो है ये किसी भी देश की केंद्रीय समस्या बन गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, अवसर लागत क्या है। देखिए अवसर बार बार नहीं मिलता है। अगर आपको अवसर मिला है 2024 में अवसर मिला है बोर्ड परीक्षा में बैठने की, तो इस अवसर को गंवाइए मत, इस अवसर का लाभ उठाइए और लाभ बढ़िया से उठाइए और 90+ जो है ये अचीव कर डालिए। यही अवसर है दुनिया को दिखाने का कि आप कितने ताकतवर हैं, कितने जो है आपके अंदर जो है नॉलेज है, कितने इंटेलिजेंट हैं, क्या कर सकते हैं आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इस देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अवसर लागत के बारे में चर्चा की जा रही है। तो देखिए अवसर लागत क्या है, इसको आसान शब्दों में अगर आपको समझा दूँ तो बस आप इतना समझ लीजिए। पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं कि अवसर लागत एक अवसर की हानि के रूप में अन्य अवसर का लाभ उठाने की लागत होती है। अर्थात दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए सूर्या नाम का कोई लड़का है, ठीक है, सूर्या नाम का कोई लड़का है। सूर्या के पास नौकरी के 2 अवसर आए, यानी 2 फॉर्म भरा था सूर्या ने और 2 फॉर्म में पास हो गए हैं। तो अब यहाँ पे 2 अवसर हैं उनके पास। कितने अवसर हैं? 2 अवसर हैं। अब चाहे वो कोई भी इसमें से नौकरी पा सकते हैं क्योंकि उनके पास दोनों लेटर आ चुका है। जो उनका मन कहे वो करना चाहेंगे, लेकिन सिचुएशन ये है कि एक 30,000 की नौकरी है, एक 40,000 की नौकरी है। कौन करना चाहेंगे वो? तो जवाब होगा, ज़्यादातर लोग का जवाब ये होगा 40,000 वाली नौकरी वो करना चाहेंगे क्योंकि सैलरी इसमें ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे जब एक नौकरी कर लेंगे तो एक हानि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ही बात यहाँ पे लिखा गया कि अवसर लागत एक अवसर की, ये भी तो अवसर था जो हानि के रूप में उठाना पड़ा इनको। ध्यान दीजिए, हानि के रूप में उठाना पड़ा इनको। और देखिए अन्य अवसर का लाभ, जो अन्य था, ये जो अन्य था उस अवसर लाभ उठाने के लिए जो लागत होती है उसी को अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्थिक समस्या क्या है। यहाँ पे दोस्तों आर्थिक समस्या के बारे में पूछा है और इसके कारण क्या है ये भी पूछा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आर्थिक समस्या क्या है इसके समस्या को समझना है, फिर हम कारण के बारे में समझेंगे कि इसका कारण क्या है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आर्थिक समस्या की, तो पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आर्थिक समस्या और इसके बारे में लिखेंगे मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा गया कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं और आप भी जानते हैं। और मानवीय जो आवश्यकताएं होती हैं यानी आपकी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, क्या असीमित है कि नहीं है? बिल्कुल असीमित हैं। हम बहुत कुछ चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, मेरा 90% प्लस आ जाए बोर्ड में, है ना। बहुत सारी हमारी इच्छाएँ हैं, मेरे पास वो हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए। तो इच्छाएँ हैं और इच्छाएँ कैसी हैं? असीमित हैं। हम बहुत कुछ चाहते हैं, क्या ज़िंदगी में उतना मिलता है? नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ मानवीय जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमारी असीमित होती हैं। हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो अगर हमारे पास जितना हो अगर उतने में खुश रहें तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हमारे पास क्या होता है, अगर 10 रुपये हैं और हम 15 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो क्या हम खुश रहेंगे? बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे। हमारे पास समस्याएं आनी ही आनी हैं और आर्थिक समस्या आएगी, क्योंकि हमारे पास धन ही नहीं रहेगा तो आर्थिक समस्या दोस्तों पक्का आती है। और दोस्तों बता दें कि अगर आपकी मान लीजिए सैलरी 10 रुपया कमाते हैं और उसमें से आप जो है 8 रुपया खर्चा करते हैं, 2 रुपया बचाते हैं, तब भी जो है आपको समस्याएं नहीं आती है, क्योंकि आपके पास 2 रुपये बचत हैं जो आप फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं। आज आपको बता दें कि आपकी जो कमाई होती है, आज की बचत भविष्य की कमाई होती है। ध्यान रखेंगे, आज की जो बचत होती है ये भविष्य की कमाई होती है और यही कमाई आपको ज़िंदगी में काम देती है आने वाले दिनों में। दोस्तों यही होता है कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं असीमित होती हैं और साधन हमारे पास कैसे हैं? सीमित हैं। मेरे कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे यही है कि हमारी इच्छाएँ तो अनंत हैं लेकिन हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास पैसे जो हैं वो क्या हैं? सीमित हैं। हमारे पास जेब में 100 रुपये हैं और हम
यही सपना देख रहे हैं कि हम 1000 रुपया जो है 1000 रुपया खर्चा करें, तो क्या समस्याएं होंगी कि नहीं होगी? 100% समस्याएं होंगी। ठीक है, आगे देखिए, असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सीमित संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाता है, जिसकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों वही बात यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास जो असीमित आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए, मैं वही आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास 10 रुपये है और हम सपना देख रहे हैं कि हम 1000 रुपया खर्चा करें, हम 1000 रुपये का सामान खरीद लें, तो कहाँ से खरीदेंगे? उधार खरीदेंगे, कर्ज लेकर खरीदेंगे, तो क्या समस्याएं आएगी कि नहीं आएंगी? 100% आएंगी। वही बात कहा गया, जो असीमित इच्छाएं हमारी हैं उस सीमित संसाधन को पूरा करने के लिए हम करते हैं, तो इसका मतलब यही कि समस्याएं दोस्तों आनी ही आनी है। अगर इसको जो है एग्जाम्पल से माध्यम से समझाएं तो आप ऐसे समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे एक परिवार की आय सीमित होती है जबकि उसकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अतः परिवार अपनी सीमित आय से अपनी असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकता, जिसकी समस्याएं सामने आती हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप जो है 100 रुपये कमाते हैं और 1000 रुपया खर्चा करते हैं तो समस्याएं आनी ही आनी है, क्योंकि हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं, हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं। दोस्तों अगर आप जो है 100 रुपये कमाते हैं और 90 रुपया खर्चा करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन 100 रुपया खर्चा करते हैं, मतलब 100 रुपये कमाते हैं और जो है 900 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो समस्या आनी ही आनी है। अब बात करते हैं इसके कारण की। कारण में क्या आर्थिक समस्याओं का कारण है? पहला पॉइंट, मानव की असीमित आवश्यकता, ये पहला कारण है। हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं, आज की डेट में लोग बर्थडे मनाते हैं, बहुत सारे से लोग हैं बर्थडे मनाते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत लोगों को बर्थडे मनाते हुए जैसे लगता है कि शादी की तरह मनाते हैं, उस तरह मनाते हैं जैसे लगता है कि भाई किसी घर में शादी हो। अगर किसी गरीब घर में शादी होती है तो वैसे नॉर्मल जो है गरीब घर के में शादी निपट जाती है, जितने में लोग आज की डेट में बर्थडे मनाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके पास पैसे हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, उनको देखकर आप भी गरीब हैं और आप बड़ों को देखकर ये भी कह रहे कि मैं भी बर्थडे मनाऊंगा और बढ़िया से विधि मनाऊंगा, जो कि आपकी असीमित आवश्यकताएं हैं, लेकिन आपके पास सीमित साधन है, तो क्या समस्या नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। तो ही बात कही कि मानव की जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सीमित साधन होते हैं, सीमित साधन होते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो आर्थिक समस्याएं होनी है। अगला है कि संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, मतलब कि दोस्तों ये है कि हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो संसाधन वैकल्पिक प्रयोग के रूप में उपयोग करना चाहिए, लेकिन हम उन संसाधनों को अंधाधुन उपयोग करते हैं, जिससे हमारे पास जो है असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने में हमारे समय बर्बाद हो जाते हैं, हमारे पास संसाधन खत्म हो जाते हैं। दूसरा अगला पॉइंट है कि चयन की समस्या भी आर्थिक समस्या है। बहुत सारे, इससे मान लो आप दुकान पे गए हो, ठीक है, आप दुकान पे गए हो सामान खरीदने, मान लो कपड़ा खरीदने गए हो दुकान पे। जब दुकान पे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि कौन सा चुनाव करें, कौन सा चयन करें। सब अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, कितना लें, क्योंकि हमारे पास इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन हमारे जेब में पैसे सीमित में होता है। तो चयन करते हैं, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है चयन की समस्या एक भी आर्थिक समस्या होती है। 5वां पॉइंट लिखेंगे, संसाधनों का सतत विकास ना होना। हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो हम संसाधन, जैसे हमारे पास जो है 1000 रुपये हैं, तो हम सोचते हैं ये 1000 रुपया जो है हमारे पास बचा रहे, हम सोचते हैं ऐसा बचा रहे, लेकिन बचता नहीं है और ये 1000 रुपये एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो हम उसे बचा नहीं सकते हैं। जब बचा नहीं सकते हैं तो आने वाले दिनों में समस्या आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। दोस्तों आर्थिक समस्या ये सब जो है कारण आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि मांग से आप क्या समझते हैं? मांग यानी डिमांड की बात कही जा रही है। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों सेंटेंस जो लिखा गया है बस आपको इतना समझना, कह रहा है कि किसी दी हुई कीमत पर, जैसे मान लो कोई वस्तु है उसका दाम 10 रुपये है, ठीक है, तो किसी दी हुई कीमत पर 10 रुपये कीमत है उसकी। किसी वस्तु की मांग 10 रुपये को कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी मांग उस वस्तु की वह मात्रा जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी गई है। 10 रुपये किसी सामान का दाम है, ठीक है, और उसको जो है मान लो 8 रुपये में खरीदा गया है,
ठीक है। तो 8 रुपये में जो खरीदा गया है वो उसकी डिमांड हो गई कि 8 रुपये में मांग कर रहे हैं। दाम कितने का था? 10 रुपये का। तो 10 रुपये का मांग था, खरीदा किसने गया? 8 रुपये में। तो जो इतने में रुपये में खरीदा गया वही उसकी मांग हो गई, उसकी डिमांड हो गई। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी गई होती है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या मान लेते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है, एक थोक दाम पर होता है। जैसे मान लो कि एक 100 रुपये का कोई वस्तु है और 100 रुपये में ही आप जो है एक निश्चित समय पे खरीद लिए हैं और आने वाले दिनों में इसका दाम मान लीजिए जो है 500 रुपये हो जाए, तो जो आप 100 रुपये में खरीदे थे वही आने दिनों में 500 रुपये में हो जाएगा। तो वही मांग इसकी उस टाइम पे मांग हो जाएगी, वो इसकी डिमांड कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है या समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? समग्र मांग या संयुक्त मांग एक ही होता है, बस आपको समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह वस्तु समग्र या संयुक्त मांग कहलाती है। कहने का तात्पर्य दोस्तों बस इतना सा है, जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए आपको शादी में जानी है, ठीक है, आपको शादी में जानी है, आप दुकान पे गए हो एक कपड़ा खरीदने के लिए, लेकिन आप दुकान पे जैसे कपड़ा खरीदने के लिए गए तो वहाँ पे कई सारी चीज़ जो आप देखें और लालच के मारा जो है, क्योंकि हमारी इच्छाएं कैसी हैं, असीमित हैं, तो लालच के मारा जो है आप कई सारे सामान खरीद लिए हैं। जब एक ही साथ में कई सारी वस्तु का मांग की जाए तो उसे हम संयुक्त का मतलब क्या होता है? कंबाइन होता है, मिक्स होता है, और या फिर समग्र कहते हैं। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो उसे कहते हैं संयुक्त या समग्र मांग कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मांग के नियम क्या है? ये देखिए, मार्शल ने कहा कि मांग का नियम, बहुत सिंपल सेंटेंस में समझ लीजिए। मांग के नियम में कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। सिंपल सेंटेंस में बस आपसे इतना कह दूं, जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये है, इसकी कीमत 10 रुपये से मान लीजिए बढ़कर 25 रुपये हो जाए। कीमत बढ़ के कितने? 10 से 25 हो गए, तो क्या मांग मांगी जाएगी? यानी डिमांड होगा, डिमांड इसकी कम हो जाएगा क्योंकि दाम बढ़ चुका है। जब दाम बढ़ जाएगा तो कीमत क्या हो जाती है, मतलब कीमत बढ़ जाती है तो मांग क्या होती है? मांग कम हो जाती है। और कीमत जब घटती है, मान लो किसी का 10 रुपये है दाम, ठीक, किसी वस्तु का 10 रुपये दाम है, 10 रुपये से मान लो वो 8 रुपये में आ गया। जैसे कि आलू प्याज आलू वगैरह होता है कि उसका दाम जब घट जाता है, या फिर मटर का दाम जब घट जाता है, या प्याज का दाम जब घट जाता है, तो कहीं न कहीं लोग उसकी मांग को बढ़ा देते हैं, लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं। तो वही ये मांग का नियम। ठीक है, आगे देखिए, मांग की लोच का सूत्र से आपसे पूछा जा सकता है। तो मांग की लोच बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, जो है मांग की लोच कहलाती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि मांग वक्र के खिसकाव शिफ्टिंग की व्याख्या कीजिए। मांग वक्र जो है वो किस प्रकार खिसकता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कैसे करना है आपको। कीमत के अतिरिक्त मांग निर्धारित करने वाले अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहा जाता है। सेंटेंस समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कीमत के अतिरिक्त मांग निर्धारित करने वाले अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए कोई भी सिचुएशन हो, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए प्याज का दाम जो है मान लीजिए बढ़ रहा है, प्याज का दाम बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने के पीछे कारण क्या है वो देखना है। फिर अगर प्याज का दाम घट जाए तो उसके घटने के पीछे कारण क्या है। तो यहाँ पे बात ना इतना समझना है कि जब मांग में वृद्धि होती है या फिर मांग में कमी होती है तो उसके पीछे कारण क्या होता है। तो वक्र मान लीजिए ऐसे ये है। मांग में वृद्धि कब होती है? जब कीमत कम होती है। जब कीमत कम होगी, जैसे मान लो कीमत कम हो जाएगी तो मांग वक्र जो है ज़्यादा रहेगा, मतलब कीमत कम होगी, मांग ज़्यादा होगा। कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगा? मांग घट जाएगा, तो ये मांग वक्र हो जाएगा। तो ही कह रहा है कि मांग वक्र जो खिसकाव है वो किस प्रकार खिसकता है, ये डिमांड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड, जब कीमत ज़्यादा होती है तो मांग कम हो जाती है, और जब कीमत कम होती है तो मांग ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है, सेंटेंस अच्छे समझ लीजिए कि कैसे इसका जो है मांग वक्र जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आगे, मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अतिरिक्त अन्य जो तत्व होते हैं वो होता है उपभोक्ताओं की आय, उनकी रुचि, उनकी पसंद या फिर जनसंख्या। कहने का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि मांग प्रभावित कैसे होता है, जो उपभोक्ताओं की आय बढ़ जाए तब परिवर्तन होता है। जैसे मान लो अगर 10 रुपये दाम किसी वस्तु का है, ठीक है, और इसकी कीमत बढ़ जाए, कीमत के साथ साथ आपकी आय भी बढ़ जाए, तो हो सकता है कि मांग में वृद्धि हो जाए। ठीक है, और अगर रुचि आपकी हो या आपको पसंद हो तो मांग में वृद्धि हो जाती है। फिर दुकानदार आपको अगर जो है 100 रुपये का चीज़ जो है आपसे 150 रुपये ले ले और आपको पसंद आ गया है तो आप 150 रुपये में ले भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उसमें रुचि है, आपको पसंद है वो चीज़। जनसंख्या अगर बढ़ती है, जनसंख्या अगर घटती है तो कुछ भी जो है मांग में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उपभोक्ता की आय, रुचि और जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो मांग में वृद्धि या फिर कमी होगी। तो यहाँ पे सेंटेंस समझ सकते हैं कि मांग में वृद्धि क्या होगी। जैसे देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से उस कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु उतनी ही मात्रा खरीदी जाए तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इस स्थिति में मांग वक्र बाईं से दाईं ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बाईं से और दाईं ओर खिसक जाता है, यही इसका जो है मांग वक्र होता है। मांग की कमी का सेंटेंस जो है ऊपर मैंने आपको बता दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं इसके समझ कोशिश करते हैं। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं उन्हें स्थानापन्न कहते हैं। जैसे चाय नहीं है तो कॉफ़ी पी लो, गुड़ नहीं है तो चीनी खा लो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है बस इतना समझ कि जब एक स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का सेवन किया जाए तो उसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए कि वस्तु की जो मांग है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं उनका वर्णन करना है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप जो है एक डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से तो आपको पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देखिए मैंने बना लिया है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बस यहाँ ध्यान रखना है कि डायग्राम बनाते समय आपको स्केल वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, आप जो है हाथ से भी इस प्रकार से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक एक हेडिंग डाल देंगे और ये डायग्राम बना लेंगे तो एग्जामिनर देख के ही जो है आपको इस पे 1 नंबर दे देगा इस डायग्राम पे ही। पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, पहला पॉइंट है व्यापार की दशा में परिवर्तन, पहला पॉइंट। दूसरा आय में परिवर्तन, तीसरा मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन और चौथा है मौसम में परिवर्तन, पांचवा है जनसंख्या में परिवर्तन और अगला है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। ये मांग में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये इस प्रकार से प्रभावित होता है। तो पहला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या किया गया है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। व्यापार की दशा में परिवर्तन करने का मतलब क्या होता है, लोगों की आय बढ़ने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, वही बात कहिए, जब लोगों की आय बढ़ती है तो वस्तु कीमत बढ़ती है। ठीक है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य दोस्तों बस इतना सा है कि अगर आपकी आय मान लीजिए 40,000 रुपये है, इनकम आपको जो है 40,000 मिलती है और आपकी जो 40,000 इनकम है ये बढ़कर जो है 50,000 हो जाए। ठीक है, तो 50,000 जब हो जाएगी तो क्या कीमत पे जो है थोड़ा बढ़ जाएगा तो आपको असर पड़ेगा? आपको असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ चुकी है। मान लीजिए उस वस्तु का दाम 40 रुपया है, बढ़कर 50 रुपया हो गया, तो 50 रुपया दाम हुआ तो सैलरी तो आपकी भी बढ़ी है, तो उससे दिक्कत नहीं होगी, ये कारक हो गया। ठीक है, आगे देखिए आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन का मतलब क्या है, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ती है। ठीक है, आय कम होगी तो मांग भी कम होगी। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप 10 रुपये कमाते हैं, ठीक है 10 रुपये कमाते हैं, तो अगर ये 10 रुपये आपका बढ़कर 100 रुपये हो जाए, ठीक है, तो मांग भी जो है, जो आपकी मांग 10 रुपये के हिसाब से थी, जब बढ़ जाकर 100 रुपये के हिसाब से हो जाएगी तो कहीं न कहीं वो जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे मांग लोगों की बढ़ती चली जाती है।
अगला पॉइंट लिखेंगे मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का मतलब क्या है? जब देश की मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए तथा समान कीमत स्तर ऊंचा हो जाता है और वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। यदि किसी देश में मुद्रा की कीमत में कमी हो जाती है तो समान कीमत स्तर गिर जाता है और वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया बस आप इतना समझ लीजिए कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब मुद्रा के परिवर्तन में कोई बदलाव होता है, मतलब मुद्रा में अगर कोई बदलाव होता है। यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। इस पहले सेंटेंस में कहा है जिस देश की मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यहाँ पे लिखा है देश की मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है। तो जब यहाँ पे कमी होती है तो कीमत स्तर गिर जाता है और वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और यहाँ पे कीमत स्तर ऊंचा हो जाता है और वस्तु की मांग कम हो जाती है। यही इसमें डिफरेंस है और यही इसमें अंतर है। आगे देखिए, मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन होने से मांग भी प्रभावित होता है। जब मौसमी वस्तु कीमत होने पर उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य कि मौसमी परिवर्तन होगा तो मांग में भी प्रभावित होगा। जैसे मान लो आम का जब सीज़न आता है तो आम के सीज़न में अगर आम लेते हैं तो आपको जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, मतलब मांग जो है प्रभावित होगा। आम के सीज़न में आम सस्ता थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन जब आम का सीज़न ना हो फिर आम खरीदने जाएं, वैसे तो 12 मासी आम मिलता है आपको, लेकिन आम जब सीजन ना हो तो आम खरीदे जाएं तो फिर आम की कीमत का दाम जो है आपको बढ़ा मिलेगा। तो क्या मांग प्रभावित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि जो है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। देखिए, रुचि और फैशन के अनुसार भी लोगों में डिमांड होती है। जैसे जब शादी का सीज़न आता है तो शादी के सीज़न में शादी वाले जो कपड़े होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है ना, क्योंकि उसमें शादी वाले कपड़े में रुचि आ जाती है। और लोग जब फैशन कोई नया नया आता है तो फैशन के अनुसार भी डिमांड बढ़ जाती है। तो रुचि और फैशन के अनुसार, दोनों के अनुसार जो है मांग में प्रभावित, मतलब मांग में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए या कारकों को लिखिए। तो देखिए, डायग्राम के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे समझने का मौका मिलेगा। मांग की लोच के बारे में बताना है। मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारक, ऐसे हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, वस्तु की कीमत, मांग की लोच में वस्तु कीमत, वस्तु की प्रकृति, वस्तु की वैकल्पिक प्रयोग, आय समूह और धन के वितरण का प्रभाव। अब यहाँ पे जो हेडिंग लिखा गया है, 5 हेडिंग, इनके बारे में डिटेल में लिखने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने का जो है ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, वस्तु की कीमत पहला हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे जिन वस्तुओं की कीमत ऊंची होती है उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु कीमत ऊंची होती है। जब वस्तु कीमत जब ऊंची होगी तो मांग क्या होगी? लोचदार होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, जिन वस्तु कीमत मध्यम श्रेणी में होती है उनकी मांग लोच समान होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जिन वस्तु कीमत कम होती है उनकी मांग लोचदार कम होती है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों में अलग अलग बात कही गई है कि कीमत ऊंची होती है तो मांग अधिक लोचदार होगा, ठीक है। कीमत अगर ऊंची होगी तो, और मध्यम होगा तो लोच समान होगा, और कीमत कम होगी तो मांग की लोच कम होगी। यहाँ पे ये सेंटेंस कहा गया है। तो वस्तु की जो कीमत होती है उसकी कीमत के अनुसार मांग भी जो है परिवर्तन होता है, वही यहाँ पे पॉइंट कहा गया है। अगला है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति का मतलब क्या है? अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि आवश्यकताओं को अधिक समय तक असंतुष्ट नहीं रखा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जो वस्तु होती है वो बेलोचदार होती है, क्योंकि आवश्यकताओं को अधिक समय तक संतुष्ट नहीं रखा जाता है। जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसको अधिक समय तक असंतुष्ट नहीं रखा जाता है। मतलब ये है कि अगर आपकी आवश्यकता कुछ भी है, आप चाह रहे हो, तो उसे चाह कर भी आप लंबे समय तक की सोचो, यार मैं जो है मुझे आज शादी है, मतलब कल शादी है और कल शादी के लिए कपड़ा लेना है, तो आपको आवश्यकता कल है, ठीक है। तो अगर आप आज ले लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप ये सोचो कि जो है कल शादी है और परसों ले तो भी संतुष्टि जो है वो, मतलब उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको हम अधिक समय तक पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है।
अगला देखिए यहाँ पे, इसके विपरीत कर सकते हैं कि आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु की मांग औसत लोचदार तथा विलासिता वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। यहाँ पे जो बात कही गई है, कहा गया है कि जो आरामदायक आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली जो वस्तु होती है उनकी औसत जो लोचदार होती है वो विलासिता वस्तुओं की मांग के अधिक या अत्यधिक लोचदार होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का पीडीएफ यहाँ पे देख लीजिए। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, और अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिए। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का एक जो है लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पूछा है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा इकाइयों को अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल आय का अध्ययन, कुल व्यय का अध्ययन, कुल बचत, बेरोजगारी, गरीबी, अर्थव्यवस्था के समग्र मांग आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि का मतलब बड़ा होता है और उसमें हम बड़े क्षेत्र या बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं। यहाँ पे बात करें एक परिभाषा के, तो यहाँ पे सेपेरो ने कहा है, सेपेरो ने क्या कहा है, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित होता है। यानी सेपेरो ने कहा जो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र है ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है। जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पूंजीवादी की जो अर्थव्यवस्था है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में समझना है। पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है सभी उत्पादक इकाइयां लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। पूंजीवादी का मतलब बस आप इतना समझ लें कि प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में कहना है। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में कहना है। अब आप इस प्रकार समझें कि किसी प्राइवेट कंपनी के बारे में आप लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, सभी उत्पादक इकाइयां लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचती है कि हमारा क्या हो, लाभ हो। हर कोई चाहता है हमारा लाभ हो, लेकिन जो एक पूंजीवादी होती है, पूंजीवादी एक समाजवादी है। तो समाजवादी ये चाहते हैं कि समाज का भला हो, लेकिन पूंजीवादी ये चाहते हैं कि हमारा भला हो। ठीक है, यही इसमें अंतर है। दूसरा पॉइंट है वस्तु या साधन बाजार में प्रतियोगिताएं पाई जाती हैं। तो जो वस्तु होता है वो साधन बाजार में प्रतियोगिता पाई जाती है। सिंपल सी बात है, बाजार में प्रतियोगिता होती है कि नहीं होती है। जैसे मान लो एक कोई बाजार है, वहाँ पे एक ही, जैसे कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान उस बाजार में 5 है, तो उन 5 में कंपटीशन होगा, 5 में कम प्रतियोगिता होगा कि कौन सबसे बढ़िया देता है, कौन किस दुकान पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो ये कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने, यानी जो संपत्ति है, सॉरी यहाँ जो है ठंडी में थोड़ा जो जुबान लड़खड़ा जाती है तो मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे। प्रत्येक व्यक्ति को जो संपत्ति जो होती है, जो धन होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, उसको रखने या उससे जो है उत्तराधिकारी देने को पूरा करने का अधिकार होता है। जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है, कोई भी मान लेते हैं टाटा बिरला, मान लेते हैं अंबानी, मान लेते हैं, तो उनके बच्चे जो है उनके उत्तराधिकारी होंगे तो उनकी कंपनी चलाएंगे। लेकिन सरकारी सेक्टर में तो ऐसा नहीं है। सरकारी सेक्टर में ऐसा नहीं कि जो है बाप का मतलब बेटा का बेटा चलाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन पूंजीवादी में जो है जो संपत्ति, जो धन होगा, जो संपत्ति होगी, उस संपत्ति का, ठीक है, वो पूरा का पूरा उत्तराधिकारी बनेगा उसका बेटा। यही होता है इसमें। चौथा पॉइंट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परम विशेषताओं, उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवादी जो होते हैं वो अपने खुद के मालिक होते हैं, उसमें सरकारी सेक्टर मालिक नहीं होता है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे धन और निर्धन वर्ग के बीच संघर्ष चलता रहता है। धनी व्यक्ति और धनी होता चला जाता है, निर्धन व्यक्ति और निर्धन होता चला जाता है, यही इसमें जो है अंतर होता है। अगला पॉइंट है केंद्रीय योजना के अभाव होता है। केंद्रीय योजना का अभाव का मतलब ये होता है जो सेंट्रल प्लानिंग होती है उसका अभाव में कमी देखने को मिलता है, और यह प्रणाली व्यक्ति को स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित होता है। यानी जो प्रणाली होती है इसका स्वतंत्र होता है, यानी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? फर्म है, घरेलू क्षेत्रक है, सरकारी क्षेत्रक है, विदेशी क्षेत्रक है। ये 4 प्रकार के यहाँ पे जो है क्षेत्र हैं, और इन क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए
क्या है इसका उत्तर? फर्म का मतलब होता है, फर्म एक उत्पादक संस्था होती है। जो फर्म होती है एक उत्पादक संस्था है और इसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया से अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। कोई भी फर्म होती है, कोई भी उद्योग होता है, वो संस्था होती है और उसका उद्देश्य ये होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। घरेलू क्षेत्रक दूसरा पॉइंट है, इसमें उत्पादन के सभी साधन शामिल होते हैं। घरेलू क्षेत्र में जैसे कि श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। उद्यम का मतलब होता है जो लाभ और हानि का जोखिम उठाता है। जैसे मान लीजिए आपको एक दुकान खोलते हैं, ठीक है, उस दुकान के मालिक आप हैं। अगर उस दुकान में लाभ होगा तो आप कमाएंगे, हानि होगा तो आप कमाएंगे, यही उसका जो है उद्यम कहलाता है। सरकारी क्षेत्रक अगला पॉइंट है, सरकारी क्षेत्रक। इसमें सरकार द्वारा किए गए सभी आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। सरकारी क्षेत्रक है तो सरकार मालिक होगा, प्राइवेट क्षेत्र प्राइवेट मालिक होगा, ठीक है। विदेशी क्षेत्रक होंगे तो देखिए इसमें दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात सम्मिलित होता है। विदेशी क्षेत्र का मतलब होता है कि हम किसी वस्तु को विदेश से मंगाते हैं, विदेश में बेचते हैं, तो उसे कहते हैं विदेशी क्षेत्रक। जैसे भारत में चाइना माल आता है तो उसी प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साल 1929 में महामंदी आई थी 1929 में महामंदी आई थी अमेरिका में, और ये बहुविकल्पी में भी सवाल पूछा जा सकता है। महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, आइए उन प्रभावों को समझने की कोशिश करते हैं। साल 1929 की बात है, अमेरिका में महामंदी की शुरुआत हुई थी। तो दो सवाल आपसे बन सकता है, पहला कि महामंदी कब आई थी? 1929 में। महामंदी कहाँ आई थी? अमेरिका में आई थी, ठीक है। अमेरिका के शेयर मार्केट रातों रात धराशायी हो गया था, जिसकी वजह से विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत हुई थी। ये कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, बट आपको मैं यहाँ पे जो है समराइज करके बताने की कोशिश करूँगा। अमेरिका में एक शेयर मार्केट बाजार था, वो जो शेयर मार्केट था वो शेयर मार्केट जो है रातों रात धराशायी हो गया। और धराशायी पीछे कारण क्या था, वो कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे टिप्पणी के तौर पे आप इसे देख लीजिए एक बार। और ये महामंदी जो आई जो है पूरी तरह से ये विश्व स्तर को जो है अपने चपेट में ले लिया, विश्व स्तर पर फैल गया। महामंदी के कारण यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया के देशों में उत्पन्न एवं रोजगारी के स्तरों में भारी गिरावट आ गई थी। देखिए नुकसान किसी एक देश में हुआ था, लेकिन भुगतान कई जो है महाद्वीप के देश कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोजगारी 3% से बढ़कर 25% हो गई। इस महामंदी से भारत भी अछूता ना रहा, और भारत जब अछूता नहीं रहा तो उसके महामंदी की प्रभाव कुछ हैं। पहला प्रभाव कि व्यापारिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र लोगों ने वहाँ पे कुछ पूंजी लगाए थे, तो पूंजी जब लगाए थे तो कंपनी जब धराशायी हो जाए तो क्या नुकसान होगा कि नहीं होगा? इन व्यापारियों का, भारतीय व्यापारियों का बिल्कुल नुकसान होगा। तो महामंदी का असर इन पर भी पड़ा। किसानों की स्थिति पड़ा, जो किसान उत्पादन करके अमेरिका वस्तु को भेजते थे, क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़े कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर जो एक दूसरे से बाजार अटैच थे, विश्व स्तर पर अटैच थे, तो जब एक बाजार डाउन हो गया तो कहीं के असर पड़े कि नहीं पड़ेगा? जैसे मान लो कोई एक गाड़ी है, ठीक है, कोई एक गाड़ी है जिसके 4 पहिए हैं, कोई एक गाड़ी है जिसके 4 पहिए हैं। अगर एक पहिया उसमें से निकाल दिया जाए, ठीक है, एक पहिया जो है उसमें से निकाल दिया जाए, तो क्या इन तीनों पहियों के ऊपर कुछ असर पड़े कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हैं, जैसे एक देश दूसरे देश से प्रभाव पड़ता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो अमेरिका में महामंदी आई क्योंकि अमेरिका में शेयर मार्केट में भारतीयों ने भी और चाइना वालों ने भी अपनी पूंजी लगाई थी। तो शेयर मार्केट जब ये डाउन हो गया अमेरिका का, तो भारत के जो लोग पूंजी लगाए थे या फिर जो चाइना के लोग पूंजी लगाए थे, क्या उनका नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। तो असर उन पे भी पड़ा है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। जो लोग बैंक से कर्ज लेकर, लोन लेकर उसमें अपना पूंजी लगाए थे अमेरिका के शेयर मार्केट में, तो कहीं न कहीं उसके डाउन होने से उनके पे असर पड़ा। तो उनके पे असर पड़ा तो बैंक में असर पड़ा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता चला गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पूछा है। अब इसका उत्तर लिखने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर लेना, इस प्रकार से उसके बारे में लिखेंगे। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ये जो फर्दर यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं रहेगा, ये समष्टि अर्थशास्त्र में रहेगा। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें जो है ये इसका जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये वाला पॉइंट रहेगा कि यह अर्थव्यवस्था का
एक अंक का जो है अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि में हम बात करें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। समष्टि का मतलब बड़ा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें मांग और पूर्ति जो है मुख्य विश्लेषण करते हैं। मांग और पूर्ति का विश्लेषण किया जाता है। इसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति का विश्लेषण किया जाता है। इसमें मांग पूर्ति को देख लिया जाता है, लेकिन इसमें सभी मांगों को देखा जाता है और सभी पूर्ति को भी देखा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है, इसमें व्यक्ति इकाई जैसे कि फर्म उद्योग का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय, ये योगो लिखा है, यहाँ पे योग होगा, राष्ट्रीय आय होगा यहाँ पे, या राष्ट्रीय योग कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय या फिर कुल उपभोग या जो है बेरोजगारी, इसका अध्ययन किया जाता है। अगला इसमें कीमत निर्धारण की केंद्रीय समस्या है। कीमत जो निर्धारण की जाती है उसमें केंद्रीय समस्या होती है। इसमें केंद्रीय समस्या उत्पादन तथा रोजगारी का निर्धारण करने में है। इसमें जो केंद्रीय समस्या है वो उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण करने में है। पांचवा पॉइंट है, ये संसाधनों की पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, और ये संसाधन अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। ये पूर्ण रोजगार, ये अपूर्ण रोजगार पर आधारित है। अगला यहाँ पे है 6वां नंबर, ये आवश्यक नहीं है कि व्यष्टि परक व्यवहार संपूर्ण समाज पर लागू होता है। जो है ये समष्टि वाला जो है ये सामूहिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट है, उसको बस ऐसे देख लीजिए फटाफट के। समष्टि मतलब क्या होता है और जो है व्यष्टि मतलब क्या होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, लास्ट प्रश्न है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से क्या समझते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए यानी NNP, ठीक है, NNP निकालना है तो NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्य ह्रास। तो यहाँ पे देखिए सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जो मूल्य ह्रास में यानी घिसाई जिसे बोलते हैं, इसमें से जो है घटा देने पर बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमारा जो है निकल आता है। तो यहाँ पे जो है अगर हम NNP निकालना है हमें तो GNP माइनस जो है मूल्य ह्रास कर देंगे तो जो है GNP निकल कर आ जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। अगर इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में पूछता है तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है समष्टि अर्थशास्त्र, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा समझ के पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि जो है अगर आप उस टाइम पे भूल जाएं तो आप आसानी से बनाकर लिख ले जाएं, ठीक है। उसी प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एक एक पॉइंट का जो अर्थ है, शब्द का अर्थ है, वो भी आपको बताते चलेंगे, ताकि जो है आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और कोशिश करें कि आप एक ही बार में आपको याद हो जाए। मैं वैसे भी आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में याद हो जाए। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे समष्टि अर्थशास्त्र और इसके बारे में लिखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था के संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे के तौर पे अगर बात करें कुल रोजगार का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कुल उत्पादन, कुल आय, कुल व्यय या फिर कुल मांग या फिर कुल पूर्ति, इन सब का अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो बस समष्टि का मतलब इतना समझ लीजिए, समष्टि का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, क्योंकि आपकी पार्ट में जो है समष्टि और व्यष्टि दोनों अर्थशास्त्र है। तो समष्टि का मतलब होता है बड़ा और व्यष्टि का मतलब होता है छोटा। हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटे स्तर के भी जो जैसे व्यक्तिगत होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टि में हम बड़े जो है स्तर के जो है अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो है जब हम कुल रोजगार के बारे में अध्ययन करें तो समष्टि में करते हैं। कुल उत्पादन, कुल आय, कुल व्यय, मतलब एक देश में कुल कितना जो है आय आता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आता है, कुल कितना खर्च होता है, कुल कितना उत्पादन होता है, कुल रोजगार कितना मिलता है, इन सब के बारे में अगर बात करते हैं तो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे अगर परिभाषा पूछ लेता है तो आपको जो है यहाँ पे परिभाषा लिखनी पड़ेगी। जैसे सेपीरो, ठीक है,
थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। से पीरो, कौन पीरो? से पीरो के अनुसार, से पीरो के अनुसार इन्होंने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य कारण से संबंधित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये पूरी अर्थव्यवस्था के जो कार्यकार होता है, मतलब जो काम होता है, उन सब का अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र करता है। ठीक है, एक लाइन की परिभाषा है, आसानी से समझ सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो पूरे अर्थव्यवस्था का जो है पूरे लेखा जोखा रखता है। ठीक है, दूसरा है सुलूज के अनुसार। देखिए यहाँ पे अगर आप जो है शूज पहनकर जाएंगे परीक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं है, शूज में आधा ला लगा देंगे, सुलूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुलूज के अनुसार थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे तो आपको आसानी से याद होगी, जल्दी याद होगा। सुलूज ने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। इन्होंने कहा है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। मतलब ये है, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, अगर मान लीजिए आपकी जो आय है, ठीक है, आपकी आय है मान लीजिए 1000 रुपये है, आपकी आय 1000 रुपये है, आप 1000 रुपये में पूरा अपना परिवार चला रहे हैं। जब 1000 में अपना पूरा परिवार चलाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने परिवार को कैसे चलाते हैं, क्योंकि आपके पास 1000 रुपये हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ये तय किया जाता है कि हमारे पास राष्ट्रीय आय कितनी है, कितना टोटल पूरे देश में इनकम है, और उसके आधार पे ये तय होगा कि देश अब आगे बढ़ेगा, देश विकसित होगा या फिर विकासशील होगा, देश विकास कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये राष्ट्रीय आय ही तय करेगा। जैसे 1000 रुपये आपके पास है, जब आप 1000 रुपये लेकर जाओगे, मतलब 1000 रुपये आपकी इनकम है, तो 1000 रुपये ही तय करता है कि आपका परिवार जो है कैसे जीवन यापन कर सकेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक देश की जो राष्ट्रीय आय होती है वही जो है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताती है, इसमें विश्लेषण करती है। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कुछ और लिखना होगा, जैसे कि उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र में एक देश की राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्वों तथा आर्थिक उच्चावचनों का जो है कि कारण के अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों इसमें ये है कि जो ये ऊपर परिभाषा हम लोग पढ़े हैं इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में बात कही जा रही है, और आर्थिक उच्चावचनों का मतलब ये होता है कि जो भी देश के विकास के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं उन सभी को जो है अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ये बात हुई है परिभाषा की। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विषय क्षेत्र की। तो विषय क्षेत्र में यहाँ पे छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है। डायग्राम की अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको जो है पूरा नंबर मिलता है, और आपका क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग होता है उन लोगों से जो रट्टा मार के जाते हैं या फिर जो है किसी प्रकार से लिखते हैं क्वेश्चन को, तो आपका आंसर सबसे अलग होगा। ठीक है, और जब अलग होगा तो नंबर भी थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र या फिर विषय वस्तु हो जाएगा, और ये चाहें आप तो ये डायग्राम बना सकते हैं लगे हाथ, उसी हाथों से जो है आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि आय रोजगार का सिद्धांत है, ठीक है, इसके आधार पे समष्टि अर्थशास्त्र तय होता है। समान कीमत स्तर या कीमत स्फीति का सिद्धांत, घबराना नहीं, मैं अभी आगे आपको समझा दूंगा। आर्थिक विकास का सिद्धांत, और इसके बाद जो है यहाँ पे लास्ट में है कि वितरण के समष्टि परक का सिद्धांत। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे विश्लेषण करते हैं ताकि जो आपको दिक्कत ना हो समझने में। एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि आय व रोजगार का सिद्धांत है, यानी आय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर आपको रोजगार मिलता है तो आपको कुछ ना कुछ दोस्तों कुछ ना कुछ जो है आपको आय ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आय से रोजगार जुड़ा हुआ है, तो रोजगार मिलेगा तो आय मिलेगी, इसीलिए इसका सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है। देखिए, किसी देश की आय व रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग द्वारा निर्धारित होता है। कहने का तात्पर्य जो पहली लाइन लिखी है, प्रभावपूर्ण मांग का मतलब क्या होता है? प्रभावपूर्ण मांग का मतलब ये होता है कि प्रभावपूर्ण मांग अगर आपको समझना है या फिर उसको निकालना है तो प्रभावपूर्ण जो मांग है इसमें कुल उपभोग को, ठीक है, कुल उपभोग प्लस कुल विनियोग की मांग को जोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास प्रभावपूर्ण मांग जो है वो निकल कर आ जाता है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, ध्यान में रखना है कि कुल उपभोग की मांग और कुल विनियोग की मांग को जो है जोड़ दिया जाता है, तो प्रभावपूर्ण मांग जो है वो निकल कर सामने आता है। अब यहाँ पे आगे कहा गया है
कि प्रभावपूर्ण मांग में उच्च वचनों के कारण ही विकसित देश में जो है व्यापार चक्र जन्म लेता है। प्रभावपूर्ण मांग का तात्पर्य ये हो सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे कि आप कोई डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, कोई डिमांड कर रहे हैं, तो जो डिमांड हो रही, जो मांग हो रही है, उससे जनता को कितना प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, यानी जो मांग हो रही है उस पर जनता कितनी जो है प्रभावित हो रही है, कितनी जो है उसके लिए आर्थिक रूप से तैयार है, तो ये जो है प्रभावपूर्ण मांग हो जाएगा। तो प्रभावपूर्ण मांग ही जो है आय रोजगार को तय करती है, क्योंकि जैसा प्रभावपूर्ण मांग होगा वैसा ही आय रोजगार का सिद्धांत होगा। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है समान कीमत स्तर तथा कीमत स्फीति का सिद्धांत। अब यहाँ पे अगर मान लो इतना बड़ा सेंटेंस आपको याद नहीं आता तो आप समान कीमत स्तर पर जो है सिद्धांत ले सकते हैं। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र के कीमतों के समान स्तर पर निर्धारण का भी अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये कीमतों के समान स्तर निर्धारण का भी अध्ययन किया जाता है। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें जो कीमत के समान स्तर होते हैं, जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु का जो है 1000 रुपये दाम है, किसी वस्तु का 500 रुपये दाम है, किसी वस्तु का 100 रुपये दाम है, किसी वस्तु का 50 रुपये दाम है, तो जो ये कीमत का समान स्तर है इसका भी निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। यही बात इसमें कही जा रही है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि आप समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन बातों का अध्ययन कर सकते हैं और किन किन बातों को आप यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में यही बात यहाँ पे कहा गया है। तो जैसे हम कुल मांग के बारे में अध्ययन करते हैं, कुल आय के बारे में अध्ययन करते हैं, ऐसे समान कीमत जो स्तर होते हैं इसका निर्धारण भी जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा गया है। आगे है और यह स्पष्ट करता है कि स्फीति किन कारणों से उत्पन्न होती है। स्फीति का मतलब होता है, जैसे मुद्रा स्फीति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो एक तरह से घाटा समझ सकते हैं। ठीक है, कि जो है मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति आती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, तो किन कारणों से होती है, ये भी जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट में ये कहा गया है कि आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसमें कह सकते हैं कि जो है समष्टि अर्थशास्त्र एक विशेष और महत्वपूर्ण शाखा जिसका हाल ही में विकास हुआ हो आर्थिक विकास का सिद्धांत है। इस संक्षेप में इसे विकास का अर्थशास्त्र भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है एक विशेष महत्वपूर्ण शाखा जिसका हाल ही में विकास हुआ हो। कोई भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसको अध्ययन करते हैं जो आर्थिक विकास के मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो विकास मॉडल है ये अर्थशास्त्र को जो है परिभाषित करता है, इसलिए विकास का अर्थशास्त्र से कहा जाता है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास के सिद्धांत में 2 पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट ये है कि कोई एक नया मॉडल जारी है तो उस नए मॉडल के भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है यहाँ पे लिखेंगे, चौथा पॉइंट वितरण के समष्टि परक का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे कि वितरण के समष्टि परक आर्थिक सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण सामग्री है। अब देखिए यहाँ पे वितरण मतलब क्या होता है, बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। समष्टि परक आर्थिक, यहाँ पे दोस्तों जो बात कही गई है बात ये है कि जैसे वितरण मतलब क्या होता है, बांटना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब ये कह सकते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये आर्थिक रूप से जो है सभी के पास जो है विकास के लिए जो है जो मॉडल तैयार किए जाते हैं वो सभी के पास पहुंचने चाहिए ताकि जो है सभी लोग विकास कर सकें। यहाँ पे बात कर सकते हैं कि रिकार्डो, केन्स और मार्क्स के द्वारा अर्थशास्त्र द्वारा प्रतिपादित वितरण के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। इन्हीं जो वितरण के सिद्धांत हैं इसमें रिकार्डो, केन्स और मार्क्स ने जो है परिभाषित किया है, अर्थशास्त्र में डिटेल में उसके बारे में बताया है। तो बस आपको इतना समझना है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये वितरण के भी सिद्धांत को परिभाषित करता है और इसके बारे में अध्ययन करता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन, एक ही बार में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग भी। क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसको लिखने का सही तरीका क्या है, सही तरीका जो आपके सामने दिख रहा है यही है। कैसे लिखेंगे, छोटा सा हेडिंग लेंगे प्रति व्यक्ति आय और इसके बारे में लिखेंगे अर्थव्यवस्था की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया जा सकता है। इसे औसत आय भी कहा जाता है। तो सिंपल है कि प्रति व्यक्ति आय अगर आपको निकालना है तो कुल राष्ट्रीय आय में, ठीक है, कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए,
प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। 3 शब्द ध्यान रखना है। पहला कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से डिवाइड करने पर, भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ये फार्मूला आप जरूर लिखेंगे ताकि जो पूरा नंबर आपको मिल जाए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में बात हो रही है। तो राष्ट्रीय आय में किसी देश के समस्त व्यक्तियों द्वारा उत्पादित आय की योग जो होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो देश के समस्त व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो उत्पादित आय होती है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझो से मान लो एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है। इस परिवार में 6 लोग रहते हैं। अगर आपको जानना है कि इस परिवार की आय टोटल कितनी है तो आपको 6 लोगों की आय को पता करना होगा। जब 6 लोगों की आय पता कर लेंगे तो हमारी जो परिवार की आय है वो निकल कर सामने आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी देश की जो है आपको इनकम पता करना कि किस देश के व्यक्तियों की इनकम कितनी होगी तो सभी देश के व्यक्तियों की इनकम को पता करना होगा। उसी प्रकार से जो है राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो जब हम देश के जो व्यक्ति होते हैं उनके जो उत्पादित आय होते हैं जब अध्ययन करते हैं उनका योग को इकट्ठा करते हैं तो राष्ट्रीय आय जो है पता चलता है। ठीक है, आगे यहाँ पे अथवा करके ले सकते हैं इस बात को। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। आप इस परिभाषा को जो यहाँ पे लिखा गया है इस परिभाषा को ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 3-4 शब्द हैं। पहला पॉइंट किसी भी अर्थव्यवस्था में, पहला पॉइंट। दूसरा एक वर्ष के दौरान, दूसरा पॉइंट। जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, तीसरा पॉइंट। उनके मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, चौथा पॉइंट। 4 पॉइंट में परिभाषा खत्म हो जाएगा। किसी भी देश या किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन सब के मूल्य का योग का जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद जो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में भी पूछा जाता है। प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि जो है राष्ट्रीय आय के संगठन, ये संगठन है, संगठन की विधियों का आंकलन बताइए। अथवा करके इस सवाल को पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों का वो उल्लेख कीजिए। तो आपको ध्यान में रखना राष्ट्रीय आय के जो है आकलन की विधियों के बारे में बताना है। तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे कि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ। एक बात दोस्तों ध्यान और रखेंगे कि आपको क्वेश्चन से ही हेडिंग बना लेनी है। ये चालाकी आपको खेलनी है कि क्वेश्चन से ही पहले आपको जो है हेडिंग बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देखिए छोटा सा हेडिंग बन जाएगा और इसके बाद में डायग्राम मैंने बना लिया है कि कौन सी विधियाँ हैं। आय विधि है, व्यय विधि है, मिश्रित विधि है, उत्पादन विधि है। तो ये 4 विधि हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि जो है कैसे जो है इनको आप जो है परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे जो है उत्पादन विधि को ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है और जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसे समझ जाओगे और बना के लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की बात हो रही है। आकलन का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय आय हम कैसे पता करेंगे किस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, इसका हमारे पास कैसे जो है डाटा आएगा। आकलन का मतलब हम आंकड़े कैसे इकट्ठा करेंगे, उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं आंकड़े इकट्ठा करने की। ठीक है, तो वही विधि है उत्पादन विधि। पहला पॉइंट हेडिंग डालेंगे यहाँ पे उत्पादन विधि और इसके बारे में लिखेंगे। देखिए जब किसी वस्तु का उत्पादन होगा तो उस वस्तु का उत्पादन होने के बाद उस वस्तु को मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है, जब वस्तु को मार्केट में बेचा जाएगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, आय मिलेगा, इनकम मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो जब आय मिलेगा तो उसके आधार पे हम किसी व्यक्ति के या किसी परिवार के या फिर किसी देश के जो है आय के बारे में पता कर सकते हैं कि जो वस्तु उत्पादन हुआ है उस वस्तु की कीमत कितनी है। ठीक है, तो पता चल जाएगा उससे। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब किसी वस्तु का, यहाँ पे ध्यान रखें, किसी वस्तु का या फिर सेवा का उत्पादन होता है, जब किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है तो वस्तु और सेवा के उत्पादन होने से हम राष्ट्रीय आय को पता कर सकते हैं। क्योंकि जो वस्तु होता है कितनी मात्रा में हो रही है और कौन सी वस्तु उत्पादन हो रही है उसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि वो वस्तु की आय कितनी
होगी। ठीक है, फिर इसके बाद सेवा। सेवा का मतलब ये होता है कि जो सरकारी सेक्टर में, जो प्राइवेट सेक्टर में अपना जो है काम देते हैं, काम करते हैं, उनकी जो आय होती है उसके आधार पे हम पता कर सकते हैं कि जो है राष्ट्रीय आय कितनी है। ठीक है, पहला पॉइंट आप इस प्रकार से लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर कॉपी इतना फास्ट दोस्तों चेक करते हैं कि जो है आप बस मेन हेडिंग आपको ध्यान में रखना है, बाकी आगे कहानी में आपने क्या लिखा है उससे संबंधित उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए सोच समझ के लीजिए, अच्छे से आपको लिखना है। दूसरा है आय विधि। आय विधि का मतलब ये है कि हम ये पता करते हैं कि कितने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उसके आधार पे जो है उनके आय का आंकड़ा निकाला जाता है। जो आय के आंकड़े निकलते हैं उसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि हमारे देश में जो है इतने रोजगार लोग हैं, इतने काम करने वाले लोग हैं। उसके आधार पर जब रोजगार की संख्या में मिल जाएगी तो उनकी आय की संख्या मिलेगी धीरे धीरे, तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आय कितनी होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद तो व्यय विधि। व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय करना यानी इन्वेस्टमेंट करना, आपको पैसा लगाना है, पूंजी लगानी है। तो जो आप पूंजी लगाते हैं, जब व्यय करते हैं तो आप पैसा जब लगाते हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी आपने खोला है, ठीक है, तो कंपनी खोलने में मान लो आपको जो है 10 लाख रुपए लग गए हैं कंपनी खोलने में। तो ये जो 10 लाख रुपए लगे हैं, ये 10 लाख रुपए आपके पास एक आंकड़ा है जो आपने व्यय किया है। कोई और कहीं पे खर्चा किया हो, कोई और कहीं खर्चा किया होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास जो व्यय होते हैं उसके आधार पे ये हम पता कर सकते हैं कितना रुपए खर्चा हुआ है, कितना व्यय हमने किया है। तो उसके आधार पे एक आंकड़ा हमारे पास निकल जाएगा कितना जो है रुपए खर्चा हुए हैं, और उससे आधार पे राष्ट्रीय आय के बारे में हम पता कर सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि का मतलब ये है कि इसमें उत्पादन को, आय को और व्यय को, इन सबको अगर जोड़ दोगे तो मिश्रित विधि आ जाएगा। कैसे आएगा? मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिश्रित का मतलब होता है मिक्स, यानी खिचड़ी। खिचड़ी में दाल, चावल, आलू थोड़ा मिला दीजिए, थोड़ा मटर मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? खिचड़ी बन जाएगा। उसी प्रकार से मिश्रित विधि में कितना खर्चा हुआ है, कितना आय आया है और कितना वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, इन सब को मिला दोगे तो बन जाएगा क्या? बन जाएगा मिश्रित विधि। तो इन सबको जब मिलाकर अध्ययन किया जाए कि यहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, कितना कहाँ से आया है और कितना वस्तु का उत्पादन हुआ है, इन सबको मिला के दिया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलेगी मिश्रित विधि, तो राष्ट्रीय आय निकलकर सामने आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करें और बना कर आंसर लिखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध निबल, शुद्ध को निबल भी कहते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो देखिए अंतर जो है आप इस प्रकार से छोटा सा जो है डायग्राम बना के आप लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं इसे, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इससे कहते हैं एनएनपी। ठीक है, एनएनपी नेशनल नेट प्रोडक्ट होता है और जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे? एक देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मूल्य को जीडीपी कहा जाता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है तो जीडीपी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा जीएनपी होगा। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे सकल जो है नेशनल की बात हो रही है तो नेशनल आंसर नेशनल हो जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखेंगे, जीएनपी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो परिभाषा वही रहेगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम जीएनपी का देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका जीएनपी। तो यहाँ पे जो परिभाषा है कि एक देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मूल्य को जीएनपी कहते हैं, ये जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य का योग होता है उसे एनएनपी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक देश के जो निवासी होते हैं उनके द्वारा जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जो बाजार मूल्य का योग होता है, उसे एनएनपी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि यह राष्ट्रीय आय का एक अवधारणा है। ठीक है, या फिर धारणा है, या फिर राष्ट्रीय आय की ये अवधारणा है। ये धारणा है और ये अवधारणा है, यानी जो एनएनपी ये अवधारणा है और जो ये है राष्ट्रीय आय की जो है ये धारणा है। ठीक है, धारणा मतलब क्या होता है? विचार होता है, थॉट होता है। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे कि ये धारणा में शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल होते हैं। शुद्ध विदेशी साधन का मतलब ये होता है कि जो विदेश से इनकम प्राप्त होते हैं उसको शामिल किया जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय सम्मिलित नहीं रहती है। जो जीएनपी होता है इसमें जो है
भारत के बाहर रहने वाले हैं, जो विदेश में पैसा कमाते हैं, फिर भारत में पैसा लेकर आते हैं, भेजते हैं पैसा, तो उनको जोड़ दिया जाता है, लेकिन इनमें जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, आगे है ये विस्तृत धारणा है और यह विस्तृत अवधारणा है। एक विस्तृत अवधारणा है और एक धारणा है। आगे यहाँ पे दोस्तों है कि यहाँ पे इसको अगर निकालने के लिए तो जीडीपी में से निकालते हैं। इसको जीडीपी में से जो है अगर आपको निकालना है तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एनपी होगा, जीएनपी होगा। जीएनपी निकालने के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद और माइनस में जो है निर्यात मूल्य माइनस आयात मूल्य कर देंगे ब्रैकेट में, तो इस प्रकार से जो है इसको निकाला जाता है। अब इसके बाद जो है एनएनपी की बात करें तो यहाँ पे एनडीपी में से जो है आपको विदेशी आय से प्राप्त इसको जोड़ देना है, तो ये जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, बाकी कोई मिस्टेक होगा तो उससे संशोधन कर लीजिएगा, क्योंकि जो है मैंने अपने कॉलेज के जो है बच्चों से लिखवाया था, तो हो सकता है बच्चों ने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया होगा, तो आप इस थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। बाकी जो है क्वेश्चन आपके सामने अगला है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में क्या अंतर है। राष्ट्रीय आय और निजी आय में अगर अंतर आपसे पूछ ले तो उसको आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय आय में केवल भुगतान शामिल किए जाते हैं, जबकि निजी आय में भुगतान तथा हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल किया जाता है। मतलब ये है कि जो निजी आय होता है उसमें भुगतान कितना भुगतान किया गया है, और हस्तांतरण मतलब कि जो हस्तांतरण मतलब क्या होता है, यहाँ से वहाँ जाना। ठीक है, यानी जो इनकम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, हस्तांतरण हुआ है, तो वो उसको भी शामिल किया जाता है। और राष्ट्रीय आय में केवल जो है भुगतान को शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि भारत सरकार के गैर कर आय के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ऐसा सवाल दोस्तों अगर आपको देखने को मिलेगा कि भारत सरकार के गैर कर आय के स्रोत पर प्रकाश डालिए, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे देखिए छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि भारतीय सरकार के गैर कर जो होते हैं उनका कहाँ कहाँ से जो है जो आय प्राप्त होता है भारत गैर सरकार के, उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में लिखेंगे ब्याज प्राप्तियाँ। भारत सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है, ब्याज प्राप्तियाँ। जो ब्याज मिलते हैं उसके द्वारा जो है प्राप्त होता है लाभांश। कुछ लाभ होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु है 100 रुपये का बिका है, ठीक है, मैंने 100 रुपये की पूरी लागत आई है, इसको जो है अगर मान लीजिए 200 रुपये में बेचा जाए तो लाभ कितने का होगा, 100 रुपये का होगा। ठीक है, तो जो लाभ मिलता है, लाभांश जो होता है, इससे भी सरकार को आय प्राप्त होती है। यहाँ पे हेडिंग बना के 2-2, 3-3 लाइन लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं कि सामान्य सेवा से आय। सामान्य सेवा का मतलब ये कि जो भारत सरकार के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उन सेवाओं के बदले आय प्राप्त होती है, तो यहाँ से जो है आय का स्रोत भी माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सार्वजनिक उपक्रमों से आय। सार्वजनिक उपक्रमों का मतलब ये होता है कि सरकारी कुछ सेक्टर हैं जो है कहीं न कहीं छोटी कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, उनसे भी जो है सरकार को आय प्राप्त होती है। तो सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं यानी सरकारी जो सेक्टर, जो छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं लेकिन सरकारी हैं, तो उनसे भी आय प्राप्त होती है। आर्थिक सेवाएं। आर्थिक सेवाएं का मतलब ये है सरकार के द्वारा जो है कुछ आर्थिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं अलग अलग शहरों में, अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, जिसके द्वारा सरकार को आय प्राप्त होती है। इसके बाद तो सामुदायिक सेवाएं। सामुदायिक सेवाएं का मतलब ये होता है कि जैसे आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम सुना होगा, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ इनकम प्राप्त होते रहते हैं। जैसे मान लो 1 रुपये का आप पर्ची कटाते हैं तो वहाँ से भी तो कुछ ना कुछ इनकम मिलते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं जो गैर कर के स्रोत हैं, और ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस प्रकार से अच्छे से लिख सकते हो। कुछ करना नहीं है, कहाँ कहाँ से पैसा भारत सरकार को मिल सकता है उसके बारे में जो आपको यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य जो है वो कौन कौन से, इसकी विवेचना कीजिए। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि केंद्रीय बैंक कौन है तो नाम ध्यान रखेंगे, आरबीआई की बात हो रही है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आरबीआई को केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय बैंक के रूप में जो है आरबीआई, इसके प्रमुख जो कार्य हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, और आपको जो यहाँ पे ऐसे ही डायग्राम बना के जो है एग्ज़ाम में लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए केंद्रीय बैंक का काम क्या होता है, यानी आरबीआई का काम क्या होता है, पत्र मुद्रा निर्गमन करना।
यानी पत्र मुद्रा जो पैसा होता है, जो नोट होते हैं, उनको नोट को छापने का जो है जिम्मा वो आरबीआई के है। तो आरबीआई क्या करता है, नोट छापता है, ठीक है। निर्गमन का मतलब होता है नोट छपाई करना, तो ये जो है आरबीआई के द्वारा जो है नोट छापने का काम होता है, ठीक है। इसके बाद तो ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा है बैंकों के रूप में काम करना। जैसे मैं कहूँ कि आप हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आप हैं, फिर इसके बाद जो है आपके जो है पिताजी होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके जो है यहाँ पे दादा दादी होंगे, ठीक है। तो आपके पिताजी ये हैं, ये हो गए, आपके पिता के पिताजी ये हो गए, ठीक है। यानी आपके बाप के बाप यहाँ पे हैं, ये बाप के बाप हो गए, ठीक है। तो वैसे ही बैंकों का बैंक, यानी जो बैंक होते हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, तो ये बैंक है, इन बैंकों का भी बैंक है कौन, आरबीआई। तो इसलिए कहते हैं ना कि बैंकों का बैंक, बापों का बाप है कौन, आरबीआई। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना। यानी जो पंजाब नेशनल बैंक है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब जो बैंक हैं, इन बैंकों का भी एक बैंक है जिसे आरबीआई कहते हैं, और ये कंट्रोल करता है इन बैंकों को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बैंकों के रूप में काम करना ये आरबीआई काम है। साख नियंत्रण करना, साख का मतलब क्या होता है, ऋण होता है, ठीक है, ऋण होता है, और उसका नियंत्रण करना, साख का नियंत्रण करना कि कितनी मात्रा में ऋण प्रदान करना है, कितना देना है, इन सब का जो है नियंत्रण करना वो केंद्रीय बैंक का काम होता है। आगे यहाँ लिख सकते हैं सरकार के बैंकर के रूप में काम करना। सरकार के बैंकर के रूप में काम करना, सरकार जितना चाहती है, जैसे मान लीजिए उसको कितना नोट छापना है, मतलब छपवाना है, तो आरबीआई को आदेश देती है कि जो है आपको इतना नोट छापना है मार्केट में। तो उसी प्रकार से जो है सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, ठीक है। आगे है विनिमय दर स्थिर रखना। विनिमय दर का, विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना, लेन देन करना, ठीक है। तो जो विनिमय दर होता है, कितनी मात्रा में लेन देन करना है, इन सब का लेखा जोखा आरबीआई रखता है, यानी केंद्रीय बैंक रखता है। तो ये भी जो है केंद्रीय बैंक का काम हो गया। आगे है कृषि साख की व्यवस्था करना। कृषि साख की व्यवस्था का मतलब ये होता है कृषि क्षेत्रों में साख ऋण प्रदान करने के लिए भी सरकार के जो है बैंकर, यानी जो आरबीआई होता है, उसका भी यही काम होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। अगला है कि आर्थिक व्यवस्था के आंकड़े एकत्रित करना। आर्थिक व्यवस्था के आंकड़े एकत्र करना मतलब ये होता है कि आर्थिक रूप से देश में कितना विकास हो रहा है, कितना विकास नहीं हो रहा है, कितनी मात्रा में जो है मार्केट में नोट सप्लाई है, कितनी मात्रा में नहीं करना है। तो ये सब जो है लेखा जोखा आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये जो कुछ काम है यहाँ पे है जो आरबीआई को सौंपा गया है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इन सभी जो है कामों को आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं कार्यों को जो है अच्छे से लिख देना है, और इसके बारे में 2-4 लाइन बना कर लिख देंगे तो जो है 3 पेज में जो है ये आराम से चला जाएगा। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम आधा पेज में चला जाएगा। इसके बारे में फिर इसके बाद हेडिंग बना के लिखेंगे तो मान के चलिए कम से कम जो है 2 से 2.5 पेज में आंसर आप पूरा आप लिख देंगे, और 2 से 2.5-3 पेज में आंसर लिखते हैं लॉन्ग वाला तो पूरा नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको तैयार करिए, बाकी फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।